नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके इसी YouTube चैनल पर। तो जैसा कि अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी क्या है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में रिलेट करके देखा था। और सेकंड चैप्टर में देखा था कि ग्लोब है, उस पर इंडिया की स्थिति क्या है, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, उनके थ्रू हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को कैसे जानते हैं। जो डेट होती है ना, तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो क्या है, कैसे दिन डिसाइड होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है पहले की क्लासेस में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो अपना आज का लेक्चर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के बहुत सारे मत है। कोई अपनी थ्योरी कुछ और देता है, कोई अपनी थ्योरी कुछ और देता है ना। लेकिन जो शुरुआती जो एक थ्योरी है, कांट और लाप्लेस करके दो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। जैसे कि उसमें था कि निहारिका परिकल्पना दी उन्होंने, है ना, कि सारे जो ग्रह है शुरू में एक गैसीय पिंड थे, वो मतलब अपने अक्ष पर और चारों तरफ जहां पे भी जो उनका जो सेंटर ऑफ पॉइंट होगा तो उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। तो वही गैसीय पिंड धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से या फिर कोई और भी बल उस टाइम होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे एक पिंड का रूप लेने लगे और धीरे धीरे वो ही फिर ग्रह बनने लगे। तो ये आरंभिक मत थे, लेकिन उनको इतना ज्यादा मतलब कहते हैं कि वेरिफिकेशन मिला नहीं, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे जब अपन देखते हैं तो चैम्बरलन और मोल्टन करके एक दो भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक थ्योरी दी कि कोई एक ऐसा पिंड था जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ज्यादा था, तो वो सूर्य के पास से होकर गुजरता है, हालांकि बहुत लाखों किलोमीटर दूर से निकला, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के कुछ टुकड़े टूट करके वायुमंडल में आ गए और वो फिर सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। और उसी में से एक जो टुकड़ा था, जो ग्रह था, वो था पृथ्वी। ये मत कुछ हद तक मतलब माना गया, फिर बाद में कुछ और मत दिए गए, तो इसकी भी ज्यादा वैलिडिटी रही नहीं। फिर हम देखते कि ये तो आरंभिक मत थे कि पृथ्वी कैसे बनी, उसको लेकर के थ्योरी दी। लेकिन जो आधुनिक जो मॉडर्न थ्योरीज है उनमें हम देखते कि जो मेन जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। जैसा कि आप यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो बाकी ग्रह है पृथ्वी के साथ साथ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ और उनमें ग्रहों की स्थिति कैसे बनी, ये फिर इस थ्योरी के माध्यम से हम जानेंगे कि हाँ बिग बैंग थ्योरी क्या है। उसमें पृथ्वी का निर्माण भी शामिल है कि पृथ्वी कैसे बनी, है ना, और बाकी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ वो आगे हम जानेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, हम नॉर्मली डिस्कशन के माध्यम से इस पूरी क्लास को लेंगे ना, अपन किसी पीडीएफ को अपन आपको लिखवाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं आपको उसी को पीडीएफ मान लेना है ना, उसी को आपको क्लास नोट्स के रूप में बना देना है। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो वहां पे मैं फोकस करूंगा। तो क्या है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि जो आरंभिक ब्रह्मांड था वो एक छोटे से एटम के रूप में था, है ना, एक छोटा सा अणु, परमाणु जिसे कहते हैं, एक छोटा सा परमाणु था, है ना, एटम था। और जैसे ही उसमें धीरे धीरे एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया, तो वो फिर उसमें फैलने की प्रवृत्ति बन गई। तो वो जब एटम, वो या फिर जो परमाणु कहते हैं, वो जब उसमें विस्फोट होता है तो वो चंद कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा विस्तारित हो जाता है। तो यही था ब्रह्मांड के बनने का आरंभ। यानी कि एक छोटे से परमाणु से जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो वो जब अपने में विस्फोट हो जाता है तो वो फिर हो जाता है ब्रह्मांड का निर्माण, और आज तक वो फैल रहे हैं। उसको जो बिग बैंग थ्योरी थी उनको देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था एडविन हब्बल। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने एक गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया, है ना, कि जैसे ये गुब्बारा है, इस पे कुछ स्टार्स बना लो आप, है ना, और उसको आप फुलाओ, जितना फुला सकते हो। तो जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाओगे तो इन तारों के बीच की दूरी, यानी स्टार्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, है ना, और गुब्बारा फूल रहा है, फैल रहा है। इनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है और इनकी जो विड्थ है ये भी बढ़ेगी।
इनमें भी फैलाव होगा। तो उन्होंने इस गुब्बारे के एग्जाम्पल से ये बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, साथ ही साथ जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही है ना, और जो आकाश गंगाएं अपने आप में भी फैल रही है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से एडविन हब्बल साहब ने बताया कि इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। अब आगे उन्होंने क्या बताया कि भाई ग्रहों का निर्माण क्या हुआ। तो बाद में जो भी स्टडीज आई, तो ग्रहों के निर्माण में कुछ आरंभिक स्टडीज थी, कुछ मॉडर्न स्टडीज हैं। उनमें बताया कि देखो, ग्रह में शुरुआती ग्रह थे जो एक गैसीय पिंड थे, उनका अपना एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स था। उन्होंने गैसों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, और वो जैसे ही घूमते घूमते हजारों लाखों वर्षों में गैसों का एक संगठन बन गया, है ना, संगठन नहीं संगठन, यानी वो मिल गए पूरे तरीके से, है ना। और फिर वो ठोसी अवस्था में धीरे धीरे टेम्परेचर लो होता है, फिर धीरे धीरे वहां पे वायुमंडल का विकास होता है, और इस तरीके से सारे ग्रहों का निर्माण आप देख सकते हैं, मॉडर्न थ्योरीज में ऐसे कहते हैं। अब फिर वो ग्रह का निर्माण हुआ, बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल को बनाते। एक सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं। जो पृथ्वी वाला सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। आपको पता है 9वां ग्रह था जिसको 2006 में, प्लूटो था, 2006 में उसको हटा दिया गया था। तो जैसे ये सन है, अब इसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह है, वो अपने अक्ष पे घूम रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, ठीक है। अब इन ग्रहों में क्या है कि ये निर्माण के फेज में भी यही था, सेम था। अब इन ग्रहों में क्या है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है ना। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और उसके बाद में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। तो ये पट्टी डिसाइड करती है कि ग्रहों की स्थिति कैसी होगी। जैसे कि आप देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके बाहर वाले सारे जो ग्रह है वो गैसीय पिंड है, एक तरीके से उनमें गैसों की स्थिति बहुत ज्यादा है। जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, नेपच्यून हो गया, है ना, यूरेनस हो गया। और जो अंदर वाले ग्रह है उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस ग्रह है। यहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंट है ना, प्रॉपर उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ये क्यों हुआ इसको अपन देखेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। इससे पहले अपन छोटी सी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने अभी तक डिस्कस किया है कि देखो बिग बैंग थ्योरी क्या है, उससे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मांड के निर्माण में ग्रहों का निर्माण हमने देखा कि जो जो ग्रह होते हैं जो गैसीय पिंड थे, फिर धीरे 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 गैसों के उस संगठन से वो फिर अपनी ठोस अवस्था में आ गए। अपन देखेंगे कि स्थल मंडल है, मान लो किसी ग्रह है, मान लो ये पृथ्वी है ना। अब इसका विकास क्या है, अपन ने देखा कि कुछ थ्योरीज बोली थी जिसमें कि भाई सूर्य के दूर से एक ग्रह निकलता है, कोई पिंड निकलता है, वो अपने आप से सूर्य को तोड़ देता है और वही पिंड फिर ग्रह बन जाते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है कि जो स्थल मंडल है या फिर जो पृथ्वी है, इसका निर्माण एक तरीके से वो जो ग्रहों का निर्माण है उसी तरीके से हुआ था। यानी कि पृथ्वी भी आरंभ में एक गैसीय पिंड थी जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा इसमें जो गैसेस थी वो बहुत ज्यादा थी इसके एनवायरनमेंट में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ठंडी होनी शुरू हो जाती है ना। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा थी, नाइट्रोजन बहुत एक्सीड मात्रा में था। फिर जब धीरे 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 ये पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो CO2 बनने लग जाती है। CO2 और कुछ गैसीय रिएक्शन की वजह से इसमें बारिश होना शुरू हो जाती है, हजारों लाखों वर्षों तक बारिश होती है। उसकी वजह से महासागरों का निर्माण होता है, और फिर महासागरों का निर्माण हुआ तो ऑब्वियसली जैव मंडल का विकास हो ही जाएगा, जीव पनपेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे मतलब उत्पन्न हुए, और फिर धीरे 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 पृथ्वी पर जैव मंडल का भी विकास हुआ, ठीक है। अब ये था कि पृथ्वी रहने लायक कैसे बनी। पृथ्वी का निर्माण अपन ने बहुत सारी थ्योरीज में देख लिया। पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है O2, ऑक्सीजन, यानी कि वायुमंडल। अब आपको भी पता है पृथ्वी पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह अपन ने देखा था, ये सूर्य है और ये जो 4 ग्रह है ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, और इसके बाहर भी 4 ग्रह। अब जो पार्थिव ग्रह है
वो सूर्य से ज्यादा नजदीक थे। तो इनके ऊपर जीवन या फिर इनके ऊपर जो जैवमंडल का विकास हुआ उसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती है। शुरू में क्या था, आपको पता है जो सूर्य है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना, सोलर फ्लेयर्स के रूप में इसकी एनर्जी बाहर की तरफ देखी जा सकती है। तो ये जो पार्थिव ग्रह थे इसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर जो गैसीय अवस्थाएं थी, बृहस्पति और शनि के आसपास जो गैसेस है उसी तरीके से यहां पर भी गैसेस थी, लेकिन सूर्य के पास में नजदीक होने की वजह से, उनके टेम्परेचर के ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये गैसेस उड़ गई, यानी इवेपोरेट होगी। तो ये क्या हो गया, यहां पर गैसों की कमी होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि जो टेम्परेचर था और कुछ गैसेस थी उनके रिएक्शन की वजह से संघनन होना स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से बारिश हो गई। तो दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर कुछ जीव पनपे, है ना, और यहाँ पर ठोस सतह हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि अगर तीसरी चीज ये थी कि सूर्य के ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा इन ग्रहों पर। और आपको भी पता है कि जो निर्माण होने के आरंभिक टाइम में ये सारे ग्रह बहुत ज्यादा तापमान वाले थे। तो अगर तापमान वाला ग्रह अपने जगह पर घूम रहा है तो क्या होगा, मतलब जो मिनरल्स होंगे उसमें या फिर जो भारी तत्व होगा और जो हल्के तत्व होंगे वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी और चारों तरफ घूम रही थी सूर्य के, तो उस टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के सेंटर में आ गए, यानी कोर में आ गए, जिसको क्रोड कहते हैं अपन, है ना। और जो हल्के तत्व थे वो साइड साइड जमना शुरू हो गए और धीरे धीरे ठंडी तो हो ही रही थी। और वो सेपरेशन और ठंडा ठंडा होने की दोनों साथ साथ स्थिति होने की वजह से आज हम देखते हैं कि मेंटल जो या फिर भूपर्पट्टी कहते हैं, और जो मेंटल है और जो क्रूड है उसमें अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग घनत्व वाले मिनरल्स पाए जाते हैं। उसकी स्थिति ये थी। दूसरी चीज क्या होती है, फिर कुछ जो समय बाद में आपको पता है कि कोई पिंड है जो पृथ्वी से टकराता है और वही थ्योरी है कि उससे चंद्रमा का निर्माण हो जाता है, पृथ्वी के एक टुकड़े से हुआ है ऐसा माना जाता है ना। तो जब चंद्रमा टकराता है उसको क्या कहते हैं कि सेकंड स्प्लिट, सेकंड मेगा स्प्लिट कहते हैं उसको। उसकी वजह से एक बार फिर से पृथ्वी गर्म हो जाती है। और फिर अब की बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब गर्म हो गए, ठंडी हो रही थी, तब तो क्या हुआ था, इनमें मिनरल्स सेपरेट होना शुरू हुए थे। लेकिन जब दूसरी बार कोई पिंड जब पृथ्वी के से टकराया तो वापस ये गर्म हो गई। इस टाइम क्या हुआ कि पृथ्वी की अलग अलग परतें बन गई, है ना। और परतें बन गई तो उसमें आपको पता है एक उसके थ्रू देखते हैं, चित्र के थ्रू देखते हैं अपन, है ना। अब ये क्या है, ये है भूपर्पट्टी। इस पर क्या होता है, सेकंड स्प्लिट के टाइम में पृथ्वी अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, अलग अलग जो पट्टियां हैं उसमें बढ़ जाती है। भूपर्पट्टी आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली सतह होती है, बहुत क्षण भंगुर होती है, यानी कि टूट जाती है जल्दी। मिट्टी का निर्माण इसी पे होता है, सारे जो कमर्शियल वर्क्स है अपन इसी सरफेस पे करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेंटल, और जो थर्ड है वो है कोर, यानी कि क्रोड। अब जब सेकंड स्प्लिट हुआ तो ये अवस्थाओं में पृथ्वी को तोड़ दिया, यानी कि उस तरीके से बांट दिया। अब अपन देखते हैं इसमें भी बहुत सारे वर्गीकरण है कि हाँ परपट्टी इसमें स्टेनोस्फेयर होता है, मेंटल ऊपरी मेंटल होती है, इसके अंदर आंतरिक मेंटल होती है, क्रोड भी 2 भागों में होता है। इसको अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, जब अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तब इस भाग को अपन डिटेल में देखेंगे। ये तो इसलिए बताया क्योंकि जब सेकंड स्प्लिट होता है चंद्रमा के साथ में तब इस वाले फेज का निर्माण हुआ होता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उनका जो भी मैं बोल रहा हूँ उसी को आप नोट्स के रूप में या रोक रोक के आप नोट्स के रूप में बता लेना, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना तो वो आप पीडीएफ तो खुद भी पढ़ के बना सकते हैं। तो मैं जो समझा रहा हूँ उस टॉपिक को समझना है ना, कि क्या है उसको अगर आप एक बार समझ लिए तो फिर भूलोगे नहीं। और फिर नोट्स तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप एज अ मतलब अपने नोट्स के रूप में उतार देना, ठीक है। फिर जैवमंडल का निर्माण क्या हुआ कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, फिर जब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में आज जिस तरीके से स्पीसीज देखते हैं, ह्यूमन भी एक स्पीसीज है, तो आज भी जितनी भी स्पीसीज है अपने पृथ्वी पर
उसका आज निर्माण हुआ, ठीक है। और ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में हुआ। अब इस क्लास की समरी देख लेते हैं अपन कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। सेकेंड भाग में देखा था ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तीसरा देखा स्थल मंडल जो पृथ्वी का है वो कैसे बना, ठीक है। फिर जैव मंडल, सॉरी वायुमंडल देखा, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, और फिर लास्ट में अपन ने देखा कि जैव मंडल यानी कि पृथ्वी रहने लायक कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पूरे क्लास की समरी है ना, और बढ़िया तरीके से अपन ने समझा है चार्ट्स के माध्यम से, है ना, इन चित्रों के माध्यम से। क्लास, अगली क्लास जैसे भी जो भी होगी उसमें अपन पढ़ाएंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, निर्माण हो गया, अपन ने निर्माण जान लिया, ग्रहों का निर्माण जान लिया, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें देख ली। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, उसमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है ना, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये कैसे इफेक्ट इस पर डालती है ना, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तब किस तरीके से ये सारी चीजें इफेक्ट डालती है। तो ये हम अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को अपने नोट्स के रूप में आप देख लेना, और अगर कोई पीडीएफ वाला कंटेंट होगा जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, और उसको आप देख करके इस क्लास की समरी को देख लेना। अगर स्पीड ज्यादा लगती है तो आप थोड़ा सा रोक रोक के भी देख सकते हैं, समझ में नहीं आया फिर से स्टार्ट करके पूरी क्लास को रिवाइज कीजिए, और अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।